डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस की समस्याओं को हल करना सीखने वाले हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस में किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले उस बात पे गौर कर लीजिए। 3 तरीके के सवाल हमसे एक्टिव पैसिव वॉइस में पूछे जाते हैं। नंबर 1 तरीके का जो प्रश्न है, जो हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, वो सबसे पहला प्रश्न है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका पैसिव वॉइस बनाइए। इसके लिए प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, उसमें से हमको एक विकल्प ढूंढकर बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। दूसरे तरीके का जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है, वो प्रश्न है कि आपको पैसिव वॉइस का एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विकल्प में दिया गया इसका एक्टिव वॉइस है। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। और अंतिम जो प्रश्न पूछा जाता है वो है एरर फाइंडिंग्स के रूप में आपसे पूछा जाएगा। यानी एक आपको एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें से आप गलती ढूंढिए। तो ये 3 तरीकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन तीनों प्रश्नों के तरीकों को हम हल करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे ताकि हम आसानी से जान सकें। और अच्छी बात यह है कि मैं कहीं पर भी आपको पेचीदगियां भरे नियम कायदे नहीं बताने वाला हूं कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है। मैं इस तरीके की बात आपसे बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। बस आपको छोटी छोटी बातों पे गौर करना है और फिर ये मेरा आपसे वादा है कि फिर चाहे जैसा भी वाक्य हो वो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको करना होता है। तो सबसे पहली बात, हमको ध्यान क्या क्या देना है, इस बात पे गौर करते हैं। अब मैंने एक एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि 2 बॉयज हैव डन दिस वर्क। अब इसका मुझको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले आपको बात पर गौर क्या करना है कि कोई भी वाक्य दिया गया हो, चाहे जैसा वाक्य दिया गया हो, चाहे जितना बड़ा वाक्य दिया गया हो, आप बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहली नजर दौड़ाइए कि उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। क्या मैंने बोला? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना। और मॉडल्स के रूप में देखें तो कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, इस तरीके की जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं हेल्पिंग वर्ब, थोड़ी भी पढ़ी है, काम चल जाएगा बस। तो गौर क्या करना है कि उस वाक्य में हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेनी है। तो भाई मेरी नजर जो गई, मैंने कहा हैव, तो भाई हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब तो हमको मिल गई। बस हमारा पूरा का पूरा काम हो गया। अब हमको करना क्या है? हमको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द लिखे हैं, जैसे यहाँ टू लिखा है, बॉयज लिखा है, कितने भी शब्द लिखे हो, चाहे जैसा कुछ लिखा हो, इस बात से मतलब नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो सारे के सारे शब्द हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेनी है और हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। अगली बात, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद जो भी शब्द आपको नजर आ रहा है, मुझको तो यहाँ डन नजर आ रहा है भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो जैसे जो शब्द नजर आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? मेन वर्ब। ये बात अच्छे से समझ आ गई आपको। और जो बच रहा है पूरे वाक्य में क्या बच रहा है भाई? दिस वर्ब बच रहा है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इतनी बात तो हमने आसानी से ढूंढ ली कि सबसे पहली बात, हमको कोई भी वाक्य जो दिया गया है जिसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है? हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेना है। हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद जो भी शब्द दिया है वो मेन वर्ब कहलाएगा। बाकी जो बच रहा है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई।
तो अब हमको करना क्या है कि पैसिव वॉइस के लिए हमको सब कुछ उल्टा लिख लेना है। उल्टे का मतलब है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है। तो आइए यही काम हम लोग भी करना चालू कर देते हैं। अब तो हमने ढूंढ लिया ही है, वही चीज लिख देते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले मुझको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है, दिस वर्क। चलिए लिख देते हैं दिस वर्क। अच्छा भाई, इतनी बात तो हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या नजर आ रही है, इसमें हैव नजर आ रही। चलिए हैव लिख देते हैं। फिर क्या नजर आ रहा है, हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो हमको मेन वर्ब तो मालूम है, क्या लिखे, डन। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, कि हमको मालूम है भाई कि डू का थर्ड फॉर्म डन लिखा हुआ है। तो ये तो काम अपना हो गया आसान सा, डन लिख दिया मैंने। अब क्या लिखना है मुझको, बाय लिखना है। चलिए भाई बाय लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है अपना। सब्जेक्ट क्या लिखा है, टू बॉयज, ये भी लिख देते हैं। तो भाई इस वाक्य का 90% काम खत्म कर लिया हमने। अब गौर क्या करना है, सिर्फ गौर ये करना है कि एक्टिव से वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है। अब ये गौर करना है कि आखिर चेंज कैसे करी जाए। बस ये छोटी सी कुछ बातें हैं भाई, ये आपको रट लेनी है। रटना क्या क्या है कि अगर कोई वाक्य हमारा जिसमें मेन वर्ब में एसईआईएस जुड़ा हो, जिसे प्रेजेंट डेफिनेट बोलते हैं आप लोग, एसईआईएस जुड़ा हो, या वाक्य में डू नजर आ रहा हो या डज नजर आ रहा हो, तो वो वाक्य वो हेल्पिंग वर्ब हमारी किस में चेंज हो जाती है, इज एम आर में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर वाक्य में सेकंड फॉर्म है या डिड नजर आ रहा है तो उसको हम किस में बदल देते हैं, वाज वर्ब में बदल देते हैं। इसी तरीके से अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी नजर आ रहा है, तो वो हम किस में बदल देंगे भाई, हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज करते हुए बीइंग शब्द और जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर हमको मॉडल्स नजर आ रहा है, मॉडल्स आप जानते होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब नजर आ रहा है, या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको टू नजर आ रहा है, तो हमको क्या करना है भाई, उसके बाद हमको बी शब्द और जोड़ देना है। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड नजर आ रहा है वाक्य में, तो हम उसके साथ क्या जोड़ देंगे, और बीन शब्द और जोड़ देंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमको ये हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे कब कब चेंज कर देनी है। अब मैंने आपसे क्या बोला, हमको क्या चेंज करना है, इस पूरे वाक्य में हमने जो पैसिव वॉइस का पोर्शन 90% खत्म किया था, मैंने बोला कि सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो यहाँ पर मुझको जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो है, सबसे पहली बात ध्यान देनी है, दिस वर्क। भाई एक ही चीज तो है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एक वचन का करता है तो हम हैज लगा देते हैं, और अगर बहुवचन का करता है तो हम हैव लगा देते हैं। नई बात समझ आ रही है, पल्ले नहीं पड़ रही भाई, ये कौन सी पेचीदगी वाली बात बता दी मैंने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं इस जगह कहीं किसी शब्द में एसईआईएस लगा हुआ है, नहीं लगा, इसका मतलब बहुवचन नहीं है, तो यानी बहुवचन नहीं तो हैज आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, हम हैज लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, हैज लिख दिया। अब भाई मैंने कैपिटल से लिख दिया था, आप मत लिख दीजिएगा, इसको किसमें लिख देंगे हम, हैज में। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने बोला हैज है वाले किसमें बदलते हैं, बीन में बदल दिया जाता है ना, और जोड़ दिया जाता है भाई, तो बीन शब्द और जोड़ दीजिए भाई। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब हुआ कि हैज हैव वाला वाक्य था भाई, तो मैंने इसको किस में बदल दिया, हैज हैव को हैज बीन में बदल दिया। हैज किसके अकॉर्डिंग बदला कि दिस वर्ग एक काम था तो हैज आना चाहिए था, हैव नहीं आना चाहिए था। और इसके बाद वाले में क्या करते हैं, हम बीन शब्द और जोड़ देते हैं। भाई हमारा
जो हमारा पैसिव वॉइस वाला पोर्शन था, इस वाक्य का जो पैसिव वॉइस बनाना था ये खत्म हो चुका है। क्या हो गया कि दिस वर्क हैज बीन डन बाय 2 बॉयज। हो गया ना आसान। आइए कुछ इस तरीके के हम एग्जाम्पल्स और हल करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत नहीं। बस आइए कुछ एग्जाम्पल्स को और हल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो सबसे पहला वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। वो वाक्य क्या है? द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब मैंने आपको बोला था कि जैसे ही वाक्य हमको दिखे जिसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, हमको सबसे पहले अपनी नजर कहां दौड़ानी है? हेल्पिंग वर्ब पर। तो सबसे पहली बात हमको नजर आई कि भाई यहां पर तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है भाई? विल। नजर आ गई बात? फिर मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट साइड में जितनी भी बातें लिखी होंगी भाई वो सब क्या कहलाएंगी? हमारी सब्जेक्ट कहलाएंगी। और इसके ठीक बाद जो भी हमको शब्द नजर आएगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, और जो बाकी बच जाएगा भाई वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। देखिए आसानी से सारी बातें हमको क्या हो गई है? मिल गई। अब हमको करना क्या है? वही काम करना है, उल्टा लिखना था। मैंने बोला था सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, है ना? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है भाई? द लेटर्स। चलिए लिख देते हैं। ये बात हो गई। फिर क्या लिखना था? हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे भाई? विल लिखनी थी। विल लिख दिया। फिर क्या करना है हम लोगों को? फिर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। डिलीवर नहीं आती है, लेकिन कुछ मेन वर्ब होती हैं जिनका हमको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है, जैसे सिंग, सेंग, संग, है ना? और कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, और बाकी लगभग एडी जोड़ दिया जाता है। तो डिलीवर शब्द नजर आ रहा है, डिलीवर्ड लिख दीजिए, बस हो गया काम। थर्ड फॉर्म हो गई। लिखते हैं डिलीवर्ड। ये हो गई बात। अब मुझको क्या लिखना था? बाय लिखना था। चलिए भाई बाय लिख दिया। अब क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? द पोस्टमैन। लिख देते हैं भाई द पोस्टमैन। तो भैया इस वाक्य का 90% काम खत्म हो गया है। अब मैंने बोला चेंज क्या करना था आपको? याद करिए कि जो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस बनाते समय हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी थी, उसमें मैंने बोला था कि जहां पर मॉडल्स होता है, मॉडल भाई विल, शैल मॉडल्स की श्रेणी में भी आते हैं। तो विल और शैल जितने मॉडल से ये हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगा हो तो क्या करते थे? बी और जोड़ देते थे। तो ये तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हमको और क्या जोड़ना चाहिए था? बी शब्द और जोड़ देना चाहिए था। यानी क्या हो जाए? पहले तो विल लीजिए साहब, बी जुड़ गया भाई, हो गया खत्म। क्या हो गया? द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चीज चेंज करनी है, बाकी तो हमने ढूंढना सीख ही लिया है। अब आइए अगला वाक्य लेते हैं कि माय ब्रदर ऑफ दोज बॉयज इज टू राइट दिस एप्लीकेशन। अब मुझको इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत आसान सी बात। सबसे पहले क्या चीज ढूंढ लेनी है हमको? हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब ये टू लगा हुआ, ये तो मैंने आपको बात बता दी थी, किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू लिखा होगा तो उसके साथ बी जोड़ना है। ये तो अकल हमने दौड़ा दी पूरी बात। अब हमको ये मालूम चल गया ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बोला था राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी बातें लिखी होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या है भाई? सब्जेक्ट है। और मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद जो भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब। यानी ये हमको मेन वर्ब भी मालूम चल गई कि राइट मेन वर्ब है। और जितना कुछ बच जाता है वो क्या सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मिल गया ना? अब हम लोग अपना पैसिव वॉइस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको? अपना ऑब्जेक्ट लिखना, नहीं दिस एप्लीकेशन। चलिए लिखते हैं।
अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या नजर आ रही, इज टू, लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब क्या नजर आ रही है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। इतने तो आप लोग समझदार हैं कि इतना तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो फिर सीखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस एप्लीकेशन इज टू रिटर्न। अब क्या करना है, बाई शब्द लिखना था, चलिए बाई लिख देते हैं। फिर क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर ऑफ दोज बॉयज, यानी माई ब्रदर ऑफ दोज बॉयज। यहां तक बात समझ आ गई। अब मैंने बोला आपसे कि भाई किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू लगा नजर आ जाए तो उसके साथ बी और जोड़ देते हैं। सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि इज सही लगा है। दिस एप्लीकेशन एक वचन में है ना, नहीं समझ आ रही, एक वचन में कहीं ऐसे आईएस तो नहीं लगा है इसके साथ, एप्लीकेशंस तो नहीं है, नहीं ना। इसका मतलब ये हमारा इतना पोर्शन तो इस तो भाई बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। हमको और क्या चीज जोड़ देनी थी इसके साथ, हमको बी शब्द और जोड़ देना चाहिए। क्या हो जाएगा, इज टू बी। अब देखिए हमारा पैसिव वॉइस खत्म हो गया। दिस एप्लीकेशन इज टू बी रिटन बाय माय ब्रदर ऑफ दोज बॉयज। देखा, हो गया ना आसान। आइए अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा एक्टिव वॉइस है, माय डॉटर इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। आप वही काम करना है तो आसान सा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गई, लीजिए भाई मिल गई हमको हेल्पिंग वर्ब। इसके लेफ्ट साइड में जितनी बातें दे रखी हैं, जितने शब्द दे रखे हैं वो क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। चलिए हो गया काम। इसके ठीक बाद जो भी हमको शब्द नजर आ रहा है ये क्या है, मेन वर्ब, ये भी काम हो गया। और बाकी जो बच रहा है वो क्या हो गया भैया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आ गई ना बात समझ में। अब हमको करना क्या था कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना था। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सॉन्ग। लिखो भाई। फिर क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी। हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही साहब हमको, इज। फिर क्या करना है हमको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, सिंगिंग। ये तो आईएनजी जुड़ा हुआ है भाई इसमें, सिंग है ना मेन वर्ब, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग, सैंग, संग। लिख देते हैं भाई। फिर क्या लिखना चाहिए था, बाई लिखना चाहिए था। फिर हमको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, माई डॉटर। क्या हो जाएगा, माई डॉटर। अब मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर किसी वाक्य में हमको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन ये नजर आते हैं भाई, तो हम जब पैसिव वॉइस बना लेते हैं तो हमको बीइंग शब्द और जोड़ देना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करी जाए कि क्या इसमें हमको वो जोड़ना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब ठीक ठाक है तो इज लगे हुआ है, तो सॉन्ग के हिसाब से एक वचन में दे रखा है, यानी एस तो नहीं जोड़ना भाई। तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल ठीक है इज। अब हमको और क्या करना चाहिए था, बीइंग शब्द और जोड़ना था भाई, जोड़ दे रहा है इसमें। चलिए जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, दिस सॉन्ग इज बीइंग संग बाय माय डॉटर। हो गया ना आसान। चलिए और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये एग्जांपल्स तो हमने अच्छे से समझ लिए। आइए अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग डायरेक्ट हल करके देखते हैं कि क्या अब हम हल करने लायक हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो सबसे पहला हम लोग चौथा एग्जांपल देखते हैं, और कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इन कंफ्यूजन को दूर भी करते रहिएगा भाई, बड़ा है, क्योंकि इसमें एक वाक्य ऐसा है जो बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देता है। आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात लिखा है, द पुलिस कॉट द थीफ। अब ये तो सेकंड फॉर्म वाला है ना, मैंने बोला था सेकंड फॉर्म हो अगर किसी वाक्य में डिड नजर आ रहा हो, उसका पैसिव वॉइस जैसे बनाएंगे हम, तो हम किस में चेंज करते हैं, हेल्पिंग को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात, अब ये हमारी क्या है भैया, मेन वर्ब नजर आ रही ना आपको। तो मेन वर्ब के अभी तक हेल्पिंग वर्ब के पहले वाली हम लोग बात कर रहे थे ना, तो इसका मतलब हुआ कि
कि इसके इधर हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई बात नहीं। इतनी बात तो समझ आ रही है कि अगर मेन वर्ब जब मिल रही थी तो उसके बाद वाली चीज क्या थी हमारे पास, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया भैया, ये तो काम खत्म। और इधर वाली चीज क्या होनी चाहिए फिर, सब्जेक्ट होनी चाहिए। और हेल्पिंग तो अब हम लोग लगा लेंगे ना कि जो सेकंड फॉर्म में चेंज होती हैं वो किस में जाती हैं, वाज वर्ब में, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट हल करेंगे भाई। तो ये क्या लिखा है, द थीफ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना था ना, चलो लिखो भाई, क्या हो जाएगा, द थीफ। अब क्या करना चाहिए, वाज वर्ब में बदलना था, वर्ब तो बहुत सारी चीजों के साथ आता है, तो ये तो एक है भाई, तो क्या लगाना चाहिए, वाज। अब कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती, कैच, कॉट, कॉट। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात थी, इधर को लिख देते हैं भाई कि कैच की थर्ड फॉर्म कॉट है। और उसके बाद क्या करना चाहिए था, बाय लिखना चाहिए था भाई, और फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, द पुलिस ना। यही बात आ रही ना, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना चाहिए था, फिर हमको हेल्पिंग लिखनी चाहिए थी, वो तुमको मालूम चल गई थी कि सेकंड फॉर्म वाला पोर्शन है तो इसको हमको वाज वर्ब में बदलना था, हेल्पिंग हो गई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी थी, कैच की कॉट लिख दी, फिर बाय लिखना था, फिर सब्जेक्ट लिखना था, लिख दिया, हो गया काम, खत्म हो गया भाई पैसिव वॉइस। ये तो आइए अगला देखते हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाला वाक्य मैंने बोला था ना, बड़े अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। आई हैव ए काउ का पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, तो जब हमारे दिमाग में ये बैठता है कि साहब कि जब हैज, हैव, हैड होता है तो हम बीन में बदल देते हैं, तो सीधा करने वाले साहब ऐसे कर देते हैं कि ए काउ फिर हैज बीन बाय मी। अरे भाई गलत हो गया, ये जो है पोर्शन ये हमारा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब। अब क्यों मैंने ऐसे बोला, छोटी सी चीज याद कर लीजिए कि अगर हैज, हैव, हैड के बाद कोई संज्ञा नजर आ जाए, संज्ञा भी नहीं समझ आ रही साहब, कोई बात नहीं, अगर हैज, हैव, हैड के बाद कोई आर्टिकल्स नजर आ जाए या कोई नाउन जो बहुवचन में दिया हो तो वो क्या हो जाता है, ये हमारा मेन वर्ब कहलाता है। इसका मतलब हुआ ये हमारा वाक्य किसका है, आई हैव ए काउ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी SEIS वाले जो मैंने वाक्य बताए थे जिसमें डू या डज आता है, इसे हमारा बदलता है, ये उस कंडीशन से होना चाहिए। तो और हैज, हैव जब हम मेन वर्ब के रूप में लेते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। हैज, हैव का सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। आइए करके देखते हैं भाई इसको, यानी ये हमारा इस समय क्या है, मेन वर्ब है, और ये वाक्य हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ये क्या हुआ भैया हमारे पास, फिर ये सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब के बाद ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये ऑब्जेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ऑब्जेक्ट। आइए अब करके देख लेते हैं इसको, डायरेक्ट करते हैं इसको, डरने वाली क्या बात। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक काउ, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट डेफिनेट इज में बदलते हैं ना, तो एक काउ किसमें होना चाहिए भाई, एक काउ तो एक है भाई, लगा दीजिए इस। अब इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड, मेन वर्ब तो हमने हैव दे रखा है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज, हैव का थर्ड फॉर्म हैड। क्या होना चाहिए, हैड। अब क्या हो जाएगा, इधर बाय लिखेंगे। अब यहां पर इधर क्या लिखना चाहिए था, आई। आई नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि जब कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, अगर ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जैसे आई मी में बदल जाता है, ही हिम में बदल जाता है, शी हर में बदल जाता है, दे देम में बदल जाता है, वी अस में बदल जाता है। ये तो मालूम है भाई, आपको नहीं मालूम है तो जो भी मैंने बातें बोली इनको लिख लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आई नहीं आएगा, क्या आएगा, आई को किस में बदल देना चाहिए था हमको, मी में। खत्म हो गया, ए काउ इज हैड बाय मी। अगर ये ऐसे होता आई हैड ए काउ, तो अब आपसे पूछा जी ये वाक्य किस काल का है, किस टेंस का, तो सीधा बता दीजिए भाई कि हैड के बाद संज्ञा दे रखी, नाउन दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा पास्ट एंड डेफिनेट का है। और पास्ट एंड डेफिनेट इसमें सेकंड फॉर्म हो और
डिड दिया हो वो किसमें बदल जाते हैं, वाज वर्ब में बदल जाते हैं। तो फिर इसका पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आई हैड ए काऊ क्या होना चाहिए था, तो क्या हो जाता है, ए काऊ वाज हैड बाय मी। हो गया ना आसान। अब आप आसान तरीके से कर लेंगे। आइए अगली बात देखते हैं यहां पर। तो भाई यहां पर द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी, इसमें हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। भाई आसान सी बात हो गई। ये तो हेल्पिंग वर्ब हमको नजर आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये मेन वर्ब हो गया। ये भाई पूरा पूरा जो बच गया ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आ गई होगी अक्ल भाई ना। तो अब कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हॉकी लिख देना चाहिए साहब। पहले लिखिए भाई हॉकी। अब क्या करना चाहिए, मैंने बोला विल बी, शैल बी, है ना। फिर हैज बीन, हैड बीन बोली थी ना बात। उसमें क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं ना, बीइंग शब्द जोड़ देते हैं ना। तो क्या करना चाहिए भाई, विल बी और बीइंग शब्द और जोड़ दिया जाए। यहां तक तो बात हो गई। अब थर्ड फॉर्म लिखनी थी भाई, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया ना। अब फिर क्या लिखना चाहिए था, बाई लिखना चाहिए भाई, बाई लिख दिए। अब क्या हो गया, द बॉयज, भाई द बॉयज लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दिए थे। आ गई ना बस समझ में। आइए अब आखिरी करके देखते हैं। ये यहां क्या दिया है हमको, वी मस्ट हेल्प द पुअर। यहां पर ये तो हो गई भैया हेल्पिंग वर्ब, मिल गया, काम हो गया। और इधर ये क्या हो गया हमारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया ना। अच्छा अब ये हल कर लेते हैं भाई। इसको क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले द पुअर, फिर क्या करना चाहिए, मैंने बोला जितने मॉडल्स होते कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, इनके साथ बी लगा देते हैं। तो लगा दो भाई, ये तो चेंज हो गया भी, बस हमको बी तो जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी। और थर्ड फॉर्म लगानी है, हेल्प की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। हमने उसको चेंज भी कर दिया। फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर क्या लिखना है, बाई लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या, वी। अभी मैंने बोला ये तो अब ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो क्या करेंगे सब, वी को हमको किसमें बदल देना चाहिए, अस में। क्या हो जाएगा, अस, यानी क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई अस। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई है। आ गई है तो अपनी बुक्स निकालिए और सारी एक्सरसाइज हल कर डालिए, जिसमें आपको अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको हल करिए अच्छे से, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर उठाएंगे उसमें देखेंगे नेगेटिव कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, इंफिनिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, है ना। और अगर दो वाक्य किसी कनेक्टर या कंजक्शन से जुड़े हैं तो क्या करा जाए, इन वाक्यों को जल्दी जल्दी हल करते हैं। सबसे पहले आप एक्सरसाइज हल करिए, और अगर आपको कुछ समझ आया हो तो कोई एक वाक्य जो भी आप कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसका वाक्य लिखे एक्टिव कमेंट बॉक्स में, और उसका पैसिव वॉइस लिख दीजिए। तो भाई मुझको भी तसल्ली हो जाए कि आपको कुछ समझ आ रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे कि के नीचे के अर्थ में हमको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। तो अगर आपने के नीचे के अर्थ में प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो आपको नजर आया होगा अंडर, बिलो और बीनीथ। कई सारी किताबों ने अंडरनीथ दिया ही नहीं है। आखिर अंडरनीथ का भी यूज है, ये प्रीपोजिशन है। तो हम इन चारों प्रीपोजिशन की बात करेंगे कि कहां पे हमको अंडर, कहां पे हमको बिलो, कहां पे बीनीथ और कहां पे अंडरनीथ का यूज करना चाहिए। तो इन चारों का जो अर्थ दिखाई दे रहा है वो है के नीचे, और हमको के नीचे का अर्थ लगाना है। तो सबसे पहले हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पेन है ये मेरे हाथ के नीचे है,
तो क्या ये पेन आप इस हाथ को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपने अगर देखा हो कि कुछ लोग अगर पेड़ के नीचे खड़े हैं तो क्या जो पेड़ का ऊपरी सिरा है उन आदमियों के सर को टच करता है? नहीं करता है। आपने क्या बिल्ली को मेज के नीचे सोते देखा होगा? तो क्या मेज का ऊपरी सिरा बिल्ली को टच करता है? नहीं करता है। तो इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है और अगर टच नहीं कर रही है तो हमेशा आपको अंडर शब्द का यूज करना है। किसका करना है आपको? अंडर शब्द का, अगर टच नहीं कर रही है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझा जाए बात को। मैंने कहा बिल्ली मेज के नीचे सो रही है। अब क्या बिल्ली मेज को टच कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो द कैट इज स्लीपिंग। अब पहले छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगी। यहां पर मैंने द कैट लगाया, ए कैट क्यों नहीं लगाया? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए। अगर आप बिल्ली को जानते हैं, जानने का मतलब अगर आपकी खुद की बिल्ली है तो द लगा दीजिए, नहीं आप जानते हैं तो ए लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि द कैट इज स्लीपिंग। क्या आना चाहिए? मैंने बोला मेज को बिल्ली टच नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों? अंडर शब्द का यूज करेंगे हम। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े थे। अब पेड़ के नीचे अगर लोग खड़े होंगे तो ये पेड़ है, पेड़ का ऊपरी सिरा, ये लोग खड़े हैं, टच तो हो नहीं रहे होंगे। तो इसका मतलब हुआ, आइए ट्रांसलेट करते हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े थे तो सम पीपल वर। अब अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ आपने इसको वेयर पढ़ते देखा होगा दोस्तों। ये वेयर नहीं होता है, ये वर होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन सुधार लीजिए। ये वेयर क्या होता है? WHERE वेयर है, ये वर है। तो क्या हो गया दोस्तों? सम पीपल वर सिटिंग। और क्या होना चाहिए दोस्तों? के नीचे का अर्थ अंडर द ट्री। अब फिर मैंने यहां पर वही द ट्री लगाया। अगर आप पेड़ जानते हैं, देखा सुना आपका पेड़ है, पहली बार नहीं देख रहे हैं आप उस पेड़ को तो द लगाइए, पहली बार देख रहे हैं नहीं जानते तो ए ट्री लगाया जा सकता था। ये हम आर्टिकल्स में बातें समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो उस कंडीशन में हमको अंडर का यूज करना है। अब कई बार होता है कि फिजिकल चीजें नहीं होती हमारे सामने। अब मैंने आपसे कहा कि आप मेरे अंतर्गत या मेरे नीचे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो है तो आप मुझसे टच में नहीं है, लेकिन आप मेरे अंतर्गत हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू आर अंडर माई गाइडेंस। इस तरीके से मैं बात करूंगा, ये है ना। आइए अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई चीज टच हो रही है। अब मैंने ये पेन लिया और इसको इस तरीके से दबा दिया। अब मैं आपसे कहूं कि ये पेन मेरे हाथ के नीचे है, यहां पर के नीचे आ रहा है, लेकिन ये चीज इससे टच हो रही। अब मैं आपसे कहूं कि सारी चाबियां मैंने तकिया के नीचे रख दी है, तो तकिया और चाबियां एक दूसरे को टच कर रही होंगी। मैंने कहा ये लेटर मेरी किताब में डाल दो या रख दो, के नीचे रख दो, तो उस कंडीशन में किताब और लेटर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो जब भी कोई चीज किसी के नीचे हो और ऊपर वाली चीज उस दोनों को टच कर रही होगी तो उस कंडीशन में के नीचे का अर्थ हमेशा आप क्या लगाएंगे दोस्तों? बीनीथ लगाएंगे या अंडरनीथ लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा सारी चाबियां तकिया के नीचे हैं, तो जब चाबियां तकिया के नीचे रखी गई होंगी तो तकिया और चाबियां एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो आइए आप ट्रांसलेट करते हैं। ऑल द कीज आर क्या होना चाहिए? मैंने बोला यहां पर आपको बीनीथ भी लगा सकते हैं आप, और हम अंडरनीथ भी लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ आओगे। अगर टच हो रहा है तो हमको क्या लगाना है? बीनीथ, अंडरनीथ। अगर टच नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे दोस्तों? अंडर शब्द का यूज करेंगे। आइए मैंने कहा मुझे तुम्हारा पेन मेरी किताब के नीचे मिला। तो अब आप भाई किताब के नीचे अगर आपको पेन मिला है तो जाहिर बात है कि किताब और पेन एक दूसरे से टच हो रहे होंगे, तो इस कंडीशन में क्या आना चाहिए? हमारा के नीचे का बीनीथ आएगा या अंडरनीथ, दोनों जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट करते हैं। मुझे तुम्हारा पेन मिला, आई फाउंड योर पेन। कहा मिला? मेरी बुक के नीचे। तो
क्या होना चाहिए? बीनीथ माई बुक भी हो सकता है या अंडरनीथ माई बुक भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीजें होती जो पॉइंट के नीचे होती हैं। कोई एक निश्चित बिंदु होता है और उससे नीचे अगर कोई चीज है तो उस कंडीशन में हमको हमेशा बिलो शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर है या नीचे है, ऐसा सुना होगा आपने। तो इसका मतलब जैसे मैंने सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर 30 मीटर तक पानी आता है तो ये नॉर्मल है और कोई खतरा नहीं है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो खतरा है। अब मैं आपसे कहूं कि हमको तो वहां पे पानी 25 मीटर तक दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे है, क्योंकि हमको मेन पॉइंट वहां पर मालूम चल गया कि 30 मीटर तक नॉर्मल कंडीशन रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए हमारे पास? द वाटर ऑफ द गंगा इज बिलो द डेंजर लाइन। यहां पर बिलो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो बात अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने कहा यह काम मेरी मर्यादा के नीचे है। अब मैंने बोला ये काम मेरी मर्यादा के नीचे है। अब सपोज कोई आदमी है जो ये कह रहा है कि भाई मैं चाय की दुकान लगा लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, तो इसका मतलब है कि चाय की दुकान तक लगाने के लिए उसकी मर्यादा खराब नहीं होती है, लेकिन अगर वो भीख मांगेगा उसकी मर्यादा चली जाएगी। तो इसका मतलब वो हमको एक पॉइंट मालूम चल गया कि यहां तक इसकी मर्यादा नहीं जाएगी। तो जैसे ही हमको पॉइंट मालूम चल जाता है उसके नीचे जो भी काम होगा उसके लिए हमको दोस्तों किसका इस्तेमाल करना है? बिलो शब्द का इस्तेमाल करना है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। ये काम मेरी मर्यादा के नीचे है, तो दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। मर्यादा का अर्थ दोस्तों डिग्निटी होता है। क्या हो जाएगा? बिलो माई डिग्निटी। आइए अब बात करते हैं। मैंने कहा एसडीएम डीएम के नीचे होता है। अब हमको डीएम के रैंक मालूम चल गई कि साहब डीएम का रैंक ये होता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। अब एसडीएम उससे नीचे होता है, वो डिस्ट्रिक्ट का नहीं, किसी एक जोन का या किसी पर्टिकुलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का मालिक होता है। तो इसका मतलब हमको एक पॉइंट यहाँ पर मालूम चल गया है। तो इसका मतलब जैसे पॉइंट हमको मालूम चल जाता है कि उससे नीचे कोई भी बात आएगी वहां पर हमको बिलो शब्द का इस्तेमाल कर देना है। आइए हम बात करते हैं एसडीएम डीएम के नीचे होता है, तो द एसडीएम इज बिलो द डीएम। आइए और बात करते हैं। ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब आपने सुना होगा कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है लोग। इसका मतलब आपसे कहा जाए कि जिनकी 30,000 तक की मंथली इनकम है वो सब गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएंगे, उससे नीचे जिनकी इनकम है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अगर यहां पर भी एक पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, मालूम चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्या होना चाहिए? ये लोग यानी दीज पीपल गरीबी रेखा के नीचे हैं, आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई कि कहां पे आपको अंडर, कहां बिलो, कहां पे अंडरनीथ और कहां पर बीनीथ शब्द का इस्तेमाल करना है। अगले वीडियोस में ऐसे ही नए प्रीपोजिशन जिनके मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूंगा, तब तक का इंतजार करिए और प्रैक्टिस कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि से और द्वारा के अर्थ में आखिर किन किन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। अक्सर अगर आपने छोटी क्लासेस जो भी पढ़ी हैं तो उसमें आपको विद बताया गया है और बाय का इसके अलावा आपको कोई यूज अब तक नहीं बताया गया, ना ही मैंने किसी को नई बात करते सुना। लेकिन आज हम कुछ नया ही सीखेंगे कि आखिर वो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं जो से और द्वारा के अर्थ में लगाए जाते हैं। तो वो प्रीपोजिशन है विद, ऑन, इन, बाय, फ्रॉम और फ्रॉम। आपने विद पढ़ा होगा, बाय पढ़ा होगा और फ्रॉम पढ़ा होगा। इसके अलावा कोई प्रीपोजिशन जल्दी न बोले जाते हैं न पढ़े जाते हैं, लेकिन हम लोग इन सारे प्रीपोजिशन पे डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे कब कब हमको किन किन चीजों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा
कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब भी हमको कोई चीज बनाई गई है, यानी अगर हम कोई साधन देखते हैं, यानी किसी भी साधन से अगर हम किसी चीज का निर्माण करते हैं या कोई काम पूरा करते हैं, तो वो साधन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारा सजीव साधन यानी लिविंग हो सकता है, और एक निर्जीव साधन हो सकता है यानी नॉन लिविंग हो सकता है। अगर हम सजीव साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमेशा उस साधन के पहले बाई का प्रयोग होगा, से के अर्थ में या द्वारा के अर्थ में। और अगर हम किसी निर्जीव साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा उसके पहले से या द्वारा का अर्थ जो होगा वो हमेशा विद होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जब हम प्रीपोजिशंस बदल देते हैं, उन कंडीशंस को भी जानेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो मैंने पहला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई काम हम पूरा कर रहे हैं, उसके लिए अगर जो साधन प्रयोग करा जा रहा है वो अगर निर्जीव है तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम, विद का। लेकिन याद रखिएगा वो साधन पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। अभी पूरा अधूरा कैसे है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा, पहला एग्जांपल देखते हैं। मैंने यह पत्र पेन से लिखा। अब पत्र को लिखने के लिए किस साधन का प्रयोग करा जा रहा है, पेन का। पेन कैसा है हमारा, नॉन है, नॉन लिविंग है। तो इस कंडीशन में हमको इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि इस साधन के पहले हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, विद का। और आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने ये पत्र पेन से लिखा, आई रोट दिस लेटर। अब क्या आना चाहिए, ए पेन है तो इसका मतलब ये हमारा जो साधन है ये कैसा है, निर्जीव है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, विद का यूज करेंगे हम लोग। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं कि राजा का सर तलवार से काट दिया गया। अब राजा का सर जो काटा गया है वो तलवार से काटा गया है। तलवार कैसी है हमारी, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। इसका मतलब है तलवार के पहले यानी इस साधन के पहले विद का यूज होगा। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द किंग वॉज beheaded। beheaded का मतलब गर्दन काट लेना। द किंग वॉज beheaded। अब के साधन क्या है हमारा, तलवार है, ये स्वॉर्ड। इसके पहले क्या आना चाहिए, विद का इस्तेमाल होगा। अगली बात करते हैं, बढ़ई अपने औजार से फर्नीचर बनाता है। इसका मतलब है जो बढ़ई है वो फर्नीचर जो बना रहा है किस चीज से बना रहा है, औजार से। औजार कैसा हुआ, नॉन लिविंग हुआ, यानी नॉन लिविंग की कंडीशन में हमको क्या लगाना है, विद का यूज करना है। क्या हो गया दोस्तों, द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। और हमारा जो साधन है जिससे फर्नीचर बनाया जा रहा है, हिज टूल्स। इसका मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए, विद। और जो हमारा अनुवाद हुआ, द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर विद हिज टूल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि अगर कोई काम किसी साधन से किया जा रहा है, अगर वो साधन निर्जीव है तो इस कंडीशन में हमको उस साधन के पहले से या द्वारा के अर्थ में हमेशा हमको विद का यूज करना है। अब बात करते हैं कि अगर साधन हमारा सजीव है यानी लिविंग है तो उस कंडीशन में हमेशा बाई का यूज होगा, से या द्वारा के अर्थ में। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ताजमहल इन मजदूरों के द्वारा बनाया गया है। अब ताजमहल जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, मजदूरों के द्वारा बनाया जा रहा है। इन मजदूर कैसे हुए, लिविंग हुए, सजीव हुए, यानी इसके पहले बाई का यूज होगा। जैसे ताजमहल इन मजदूरों के द्वारा बनाया गया है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द ताजमहल हैज बीन बिल्ट, क्या होना चाहिए, बाई दीज लेबरर्स। अब एक गलती से आप थोड़ा सा बचें। मजदूर का अर्थ बोलचाल की भाषा में लेबर से लिया जाता है, लेकिन दोस्तों लेबर का अर्थ मेहनत करना है, लेबरर का अर्थ मजदूर होगा। कैसे, जैसे टीच माने पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, सेल से सेलर बना, मेक से मेकर बना, इसी तरीके से लेबर नहीं लेबरर, बहुत सारे हैं तो लेबरर्स हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं, यह किताब किसी राजेश के द्वारा लिखी गई है।
तो किताब जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश के द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब ये राजेश तो लिविंग होगा यानी सजीव होगा, तो इस कंडीशन में बाय का यूज हो जाएगा कि दिस बुक हैज बीन रिटन बाय ए राजेश। अब यहां पर मैंने ए का यूज किया, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब बात मैं इसकी करूंगा। अभी तक आप किताबें जो पढ़ रहे होंगे उसमें आपको बताया गया होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारे अध्यापक महोदय हम लोगों को पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप पेज पलटते होंगे तो आपने देखा होगा कि कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर के पहले दा लग रहा है, लेकिन हम पूछना भूल जाते हैं या हमारे अध्यापक पढ़ाना भूल जाते हैं कि साहब शेक्सपियर के पहले दा क्यों लगा दिया है। तो ये सारी कंडीशन से भी हम वाकिफ होंगे अगले वीडियोस में। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने ये देख लिया कि अगर कोई साधन सजीव था तो हमने बाय का यूज किया, अगर निर्जीव था तो विद का यूज किया। आखिर और ये प्रपोजिशन कहाँ यूज होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर सजीव साधन की बात कर रहा, निर्जीव साधन की बात कर रहा था आपसे कि पेन, तो पेन क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो सीधी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि अगर किसी चीज का बहुवचन बन सकता है तो वो हमारा काउंटेबल नाउन होते हैं। तो पेन से पेन्स हो सकता है, सोर्ड से सोर्ड्स हो सकता है यानी तलवारें हो सकता है, टूल्स अपने आप में दिया ही था, प्लूरल काउंटेबल दिया था। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चीज का बहुवचन बन जाता है तो इसका मतलब उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। नहीं बन सकता है तो इस कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब ऐसा कोई साधन है जो अनकाउंटेबल है यानी उसका बहुवचन नहीं बन सकता है, जैसे लिक्विड हमारा वाटर हो गया, ब्लड हो गया, इंक हो गया, कोई भी सॉलिड चीज होगी, अगर उसका बहुवचन नहीं बन पाता है तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या कुछ कैसे साधन हो सकते हैं। जैसे यह पत्र लाल स्याही से लिखा गया। अब लाल स्याही से लिखा गया, स्याही को अब क्या हिंदी में कभी अपने स्याहियों बोलते कहा? नहीं कहा। इसका मतलब इसका कैसा होगा? ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका मतलब हुआ कि इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी कोई साधन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उस कंडीशन में से या द्वारा का अर्थ हमेशा इन होगा। तो क्या हो जाएगा? यह पत्र लाल स्याही से लिखा गया। तो दिस लेटर वाज रिटन इन रेड इंक आएगा, ना कि बाई आएगा, ना कि विद आएगा। आइए अगली बात करते हैं, खून से लिखो। अब खून कैसा है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। इस कंडीशन में से या द्वारा का अर्थ क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। क्या हो जाएगा? राइट बाई ब्लड, गलत है। राइट विद ब्लड, गलत है। सही क्या है? राइट इन ब्लड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमने सुनने के दो अर्थ सुने हैं। क्या क्या सुने हैं? एक तो पहला है लिसन और दूसरा है हियर। क्या क्या सुने हैं हमने? पहला है हियर और दूसरा है लिसन। इन दोनों शब्दों का जो मायने है, जो अर्थ है, वो है सुनना। आखिर इन दोनों शब्दों का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले इस बात को समझा जाए। तो पहले हम लोग ये समझे कि हियर शब्द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। अगर कोई आवाज हमें बिना कोशिश करे या बिना प्रयत्न करे सुनाई देती है तो उस कंडीशन में सुनने का अर्थ हमेशा हियर होगा। अब इस बात को एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास कान है और अचानक कोई आवाज आती है तो हम सुनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो हमको सुनाई दे गई। तो यानी कोई भी आवाज जो हमको बिना प्रयास के सुनाई दे जाती है तो इस कंडीशन में सुनने का अर्थ हमेशा हियर होगा। लेकिन अगर हम किसी आवाज को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में सुनने का अर्थ हमेशा लिसन होगा। आइए कुछ उदाहरणों से इस बात को समझ लिया जाए। जैसे मैंने कहा मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था
अचानक मैंने एक शोर सुना। यानी अब एग्जाम्पल क्या है आपके सामने कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, अचानक मैंने एक शोर सुना। तो क्या आप उस शोर को सुनना चाहते थे? सुनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बात करने के दौरान वो अचानक आवाज आपके कानों तक पड़ी, तो इसका मतलब आप सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन कान होने की वजह से आपके पास वो आवाज आ गई, आपके कानों तक आ गई। तो इसका मतलब सुनने का अर्थ क्या होना चाहिए था? हियर होना चाहिए था, ना कि लिसन होगा। इसी तरीके के क्लोज टेस्ट आपके पेपर में या एरर फाइंडिंग आपसे पूछी जा सकती है। आइए इसका अनुवाद ये होना चाहिए था कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। सडनली, अचानक मैंने एक शोर सुना, यानी आई हियर। अब एक छोटी सी बात याद रख लीजिए कि हियर का सेकंड फॉर्म हियर्ड नहीं होता है, उसे क्या पढ़ा जाता है? हर्ड। क्या पढ़ते हैं? हर्ड। अब इसका अनुवाद करते हैं। मैंने कहा मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, अचानक यानी सडनली मैंने एक शोर सुना। आई हर्ड ए नॉइज, ये तो सही है। अगर ये एग्जाम में इस तरीके से होता आई लिसन ए नॉइज, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि लिसन का तो अर्थ अगर आप किसी चीज को गौर से या सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं तब लगाना होता है। आइए अगली बात करते हैं, या अगला एग्जांपल देखते हैं। अपने कुत्ते को भौंकता सुनता हूं तब मैं जागता हूं। इसका मतलब हुआ जब आप सो रहे होते हैं तब आप ये इरादा करके तो सोते नहीं कि जब मैं कुत्ते की आवाज सुनूंगा तभी मैं जागूंगा। इसका मतलब हुआ कि हमको इस वाक्य का अनुवाद करने में लिसन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। किसका करना चाहिए था? हियर शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। आइए इसका अनुवाद करते हैं। अपने कुत्ते को भौंकता सुनता हूं तब मैं जागता हूं, यानी तब मैं हमेशा जागता हूं। इसको थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिएगा। तब मैं हमेशा जागता हूं। अब इसका अनुवाद करते हैं। आई ऑलवेज वेक अप, मैं हमेशा जागता हूं। व्हेन आई हियर माई डॉग्स बार्किंग, तो ये तो सही है। आई हियर माई डॉग्स बार्किंग, अगर ये परीक्षा में इस तरीके से दिया होता आई लिसन माई डॉग्स बार्किंग, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम कुत्ते की आवाज ये इरादा करके नहीं सोए थे कि जब वो भौंकेगा तभी हम जागेंगे। आइए कुछ और करते हैं। कृपया ध्यान से सुनो। अब भाई यहाँ तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, हो गई ये बात कि अगर हम किसी आवाज को ध्यान से सुनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर हमको लिसन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हियर का। नाउ प्लीज हियर केयरफुल्ली, ये गलत हो जाएगा। यानी हियर शब्द यहाँ पर क्या है? गलत है। होना क्या चाहिए? नाउ प्लीज लिसन केयरफुल्ली, यानी यहाँ पर ये बात सही है। आइए अगला एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने सुना कि कनाडा में तुम्हें एक नौकरी मिली है। इसका मतलब आपको ये खबर मिल गई है या आपने कहीं से ये सुन लिया है कि उसे कनाडा में नौकरी मिली है। इसका मतलब वो आप सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी वो खबर या आवाज आपके कानों तक आ गई है। अब अनुवाद अगर करके देखें, आई हियर्ड, ये तो सही लग रहा है। आई लिसन, इसका मतलब ये बात गलत है। यानी होना क्या चाहिए? आई हर्ड दैट यू हैव बीन ऑफर्ड ए जॉब इन कनाडा। अगला देखते हैं। मैं संगीत सुन रहा हूं, तो संगीत सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस संगीत के लिए ध्यान दे रहे होंगे, पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि वो चीज आपको अच्छे से सुनाई दे। तो यहाँ पर सुनने का अर्थ क्या होना चाहिए दोस्तों? लिसन। तो क्या होना चाहिए? आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ये बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से अनुवाद होता आई एम हियरिंग टू म्यूजिक, तो ये गलत हो जाता। आइए, ये तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए होंगे कि अगर किसी चीज को सुनने का हमको प्रयास ना करना पड़े और अचानक वो आवाज हमारे कानों तक आ जाए, तो हमेशा हम हियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसको हम
हियर्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हर्ड पढ़ते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं कि आवाज वो हमारे कानों तक आ जाए तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लिसन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ गलतियों से बचें। गलतियां क्या क्या हैं कि हियर शब्द कभी भी जब भी हम उसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सुन रहा हूं तो आई एम हियरिंग नहीं हो सकता है, आई एम हियरिंग नहीं हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल करके देखता हूं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो यहां पर अगर मैं इसका अनुवाद करना चाहूं आर यू हियरिंग मी, तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि हियर शब्द को कभी भी हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो उसमें आईएनजी का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें आईएनजी नहीं लगती है। तो आखिर इसका अनुवाद कैसे किया जाए कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर यू हियरिंग मी, ये क्या है? वाक्य हमारा गलत है। इसका अनुवाद कैसे होगा? कैन यू हियर मी, यानी ये सही है। यानी वर्ब के रूप में कभी भी हियर में आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन अब बात आती है कि अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यानी हियर में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो वो कंडीशन हमारी नाउन बन जाती है, यानी संज्ञा बन जाएगी। और उस कंडीशन में क्या उसका अर्थ हो जाएगा? हियरिंग का अर्थ न्यायालय की सुनवाई भी है और सुनने की क्षमता या श्रवण शक्ति, यानी सुनने की क्षमता या श्रवण शक्ति या न्यायालय की सुनवाई, दोनों का इनका सबका अर्थ क्या है? हियरिंग। लेकिन अलग अलग ढंग से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे न्यायालय की सुनवाई अगली तिथि तक स्थगित कर दी गई है, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? द कोर्ट हियरिंग हैज बीन एडजर्न्ड फॉर नेक्स्ट डेट। यहाँ पर जो हियरिंग शब्द है वो किस रूप में प्रयोग किया करा गया है? ये नाउन के रूप में प्रयोग करा गया है। अगला, उसकी श्रवण शक्ति अच्छी नहीं, यानी उसकी सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है, यानी हर हियरिंग इज नॉट वेरी गुड। यहाँ पर भी हियरिंग जो शब्द है वो किसके रूप में प्रयोग करा गया है? नाउन के रूप में प्रयोग करा गया है, यानी सब्जेक्ट बनाया गया है तो नाउन के रूप में ये प्रयोग करा गया है। अगली बात जो यहाँ पर अक्सर हमको किताबों में एक बात सुनने को मिलती है कि लिसन शब्द के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं संगीत सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक शब्द का यहाँ पर प्रयोग करा गया था। लेकिन क्या किसी और भी प्रपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, प्रयोग करा जा सकता है। अगर लिसन शब्द के बाद इन और ऑन दोनों प्रपोजिशन लगाकर हम किसी चीज को लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा निजी बातें सुनना। जैसे क्या तुम मेरी फोन कॉल्स सुन रहे हो? अगर मैं अनुवाद करूं आर यू लिसनिंग टू माई फोन कॉल्स, तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फोन कॉल्स जब हम किसी की सुन रहे हैं तो इसका मतलब हुआ निजी बातें उसकी सुन रहे हैं, प्राइवेट बातें सुन रहे हैं। तो इस कंडीशन में टू जो प्रपोजिशन है वो नहीं लगेगा। लगेगा क्या? यहाँ पर आर यू लिसनिंग इन ऑन माई फोन कॉल्स, ये वाक्य हमारा सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगले वीडियोस में हम कुछ नए पॉइंट्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, आखिर इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। कैसे करने का मतलब है किसी संज्ञा के पहले हम, यानी किसी शब्द के पहले जिसके पहले हमको इस आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, ये कैसे हमको मालूम चलता है कि इसके पहले ए लगाना है या इसके पहले एन लगाना है। किताबों में बहुत सारे नियम कायदे दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत छोटा सा एक नियम बताने वाला हूं। बस आपको उसी नियम पे ध्यान देना है और बड़ी आसानी से आप इसका प्रयोग कर लेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाते हैं, कई बार एरर्स के रूप में भी आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है आपको। जैसे मैंने क्या बोला, आपको ए और एन कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है हमको। छोटी सी बात देखिए, मैंने लिखा है एक सेब। अब यहाँ पर मुझको एक का अर्थ लगाना है। एक का अर्थ मैंने बोला, एक का अर्थ क्या हो जाएगा?
आप ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है कि लगाना कैसे। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो तो कहेंगे जो हमारा वॉवल्स होता है ए आई ओ यू ई है, अगर उससे वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हमको करना है क्या, बस उसके पहले एन लगा देना है। लेकिन नहीं भाई, आपने ये चीज अभी तक जो भी पढ़ी है गलत पढ़ ली है। इसको मैं अभी सिद्ध करूंगा आपके आगे। करना क्या है, आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। आपको वॉवल से, यानी जो हमारा ये वॉवल्स है ए आई ओ यू ई, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अगर ये कोई शब्द है उसका अगर अक्षर, पहला अक्षर हमको ये बताया गया ए आई ओ यू ई से स्टार्ट हो रहा तो उसके पहले एन लगा देंगे, नहीं, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। आपको करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि इसका उच्चारण करें। अगर हम, यानी जो मैंने लिखा एक सेब, सेब का तो अर्थ मुझको मालूम हो गया, एप्पल होता है। अब मुझको इसके पहले क्या लगाना है, ए या एन लगाना है एक के लिए। तो सबसे पहले आप इसका उच्चारण कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए निकल रहा है एप्पल, उस उच्चारण को लिख लीजिए हिंदी में। अब इसका मैंने पहला अक्षर देखा किससे आ रहा है, ये ए। मुझको सिर्फ पहले अक्षर से ही मतलब होना चाहिए। ये किससे हो रहा है, ए से। अगर हमारा जिस शब्द का हमने उच्चारण किया है उसका पहला अक्षर आ से आहा से है, यानी हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई पढ़ते हैं, आ तक पहुंचते हैं। अगर जो हमारा उच्चारण का पहला जो अक्षर है वो इनसे आता है तो बिल्कुल आप बिना सोचे समझे उसके पहले, यानी बिना सोचे समझे याद रखिएगा उस शब्द के पहले एन आएगा। मैंने क्या बताया, क्या तरीका मैंने बताया आपको, जिस शब्द के पहले आपको एक शब्द का अर्थ लगाना है कि ए आएगा कि एन आएगा, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको उच्चारण कर लेना है। जैसे मैंने एप्पल का उच्चारण किया तो एप्पल हिंदी में लिख लिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, ए। ये किससे आ रहा है, मैंने बोला कि अगर जो भी पहला अक्षर है वो छोटे आ से आहा तक में से है तो आपको एन लगाना है। यानी यह देखिए छोटा ए है तो ये किससे आएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी सब पढ़ेंगे आप तो आपको इसके बीच में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए भैया, एन लगा देना चाहिए। हमको इस वॉवल्स को देख के मतलब नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरीके से मुझको लिखना है एक कुत्ता, तो डॉग का तो मतलब मालूम है, कुत्ते का मतलब डॉग होता है। अब इसका अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं इसके उच्चारण को तो मैं कैसे लिखूंगा, डॉग। पूरा पढ़ना भी नहीं आ रहा तो मतलब नहीं है। हमने पढ़ा कि ये डॉग लिखा है ना, पहला अक्षर मिल गया हमको डा। अब ये डा क्या छोटे आ से आह तक में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि का से ज्ञा में हो तो आप क्या लगा देंगे, इसमें ए लगा देंगे। तो यानी क्या होना चाहिए, इस एक का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डॉग। मेरी बात अच्छे से समझ गए। फिर से मैं आपके सामने बात दोहरा देता हूं। मुझको करना क्या है कि सबसे पहले ये देख लेना, जो भी शब्द दिया है जिसके पहले आप ए और एन लगाना चाहते हैं उसमें हमको करना ये है कि सबसे पहले उस शब्द का उच्चारण करें। सबसे पहले क्या करना है, उच्चारण कर लें। और उच्चारण जब हमने करा तो हमने देखा इसका जो पहला अक्षर है, एप्पल का पहला अक्षर क्या है, ए। पहला अक्षर क्या है, ए। हमको देखना है ये किस में से आता है। अब ये देखा मैंने, ये तो छोटे आ से आहा के बीच में से है, तो इसका मतलब उस शब्द के पहले हमको क्या लगा देना है, एन लगा देना है। जैसे ये था तो मैंने देखा कि भाई छोटे आ से आहा में से आएगा तो मुझको एन लगाना है। अगर का से ज्ञा में है तो हमको क्या लगा देना है, ए लगा देना है। जैसे डॉग था तो पहला अक्षर क्या आया इसका, डा, और डा किस में आएगा, का और ज्ञा में, तो इसका मतलब हमको ए लगा देना है।
ये तो बात हमारी अंडरस्टूड हो गई, इस बात से कोई मतलब नहीं है, दिमाग से हटा दीजिए इस बात को। अब हमको कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान भी देना है। क्या ध्यान देना है? पढ़ना भी सीख लेना है, क्योंकि अगर हमने पढ़ना नहीं आता तो उच्चारण गलत होगा, उच्चारण गलत होगा, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। अब क्या गलती करनी है, नहीं करनी, हमको ध्यान दीजिए। अगर ई के बाद डब्लू या ई के बाद यू हो तो हमेशा उसे यू से पढ़ते हैं। कैसे? देखिए ये क्या लिखा है, ये EULOGY यानी क्या है ये? यूलॉजी। क्या पढ़ते हैं इसे? यूलॉजी। अब अगर इसे ये नहीं मालूम होता तो इसे हम क्या पढ़ देते? यूलॉजी। अब गलत हो जाता, ई का साउंड आ जाता, तो इसका अंदर ई का साउंड आ जाता, तो यहाँ गलती से हम क्या कर देते? उसके नियम के आधार पर हम यहाँ पर एन लगा देते। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। यानी अगर मैं कहूं कि इसका मतलब क्या होता है, फिलहाल यूलॉजी का मतलब प्रशस्ति, यानी किसी को यादगार स्मृति के रूप में जो हम प्रतीक चिन्ह देते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूलॉजी। अब मुझको अगर इसका उच्चारण करना आ गया, यानी ई के बाद अगर यू है या डब्लू है तो हम क्या पढ़ेंगे? यू से उच्चारण करेंगे। जैसे एक प्रशस्ति करना होता, इसके पहले अगर लगाना होता मुझको क्या आ जाएगा? यू से स्टार्ट हो रहा ना भाई, तो यानी क्या आना चाहिए? यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा। यानी इस नियम का तो यहाँ पे फेल हो रहा है ना, इसके आधार पे ये नियम। तो बस आपको यही ध्यान देना है। इसी तरीके से ये ई के बाद यू है तो क्या पढ़ेंगे इसे? यूनिक। क्या पढ़ेंगे? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? किन्नर। अब इसके पहले अगर लगाना चाहें तो क्या लगेगा? ये तो या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए आना चाहिए। इसी तरीके से ये ई यू से स्टार्ट हो रहा है, इसे पढ़िए यूफमिज्म। क्या पढ़ा जाएगा? यूफमिज्म। इसका मतलब क्या होता है? मंगल भाषित। अब यहाँ पर क्या होने आएगा? ये तो या से स्टार्ट हो रहा है, या कहां से आएगा? का और ज्ञा में आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अब ई डब्ल्यू है, मैंने बोला ई डब्ल्यू होगा तब भी हम उसे क्या पढ़ेंगे? यू से पढ़ेंगे। तो इसे क्या, फिलहाल इसको पढ़ते क्या है? यू। यू का मतलब क्या है? मादा भेड़। यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों? एन नहीं आएगा, ई को देख के नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर ए आएगा। इसी तरीके से ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। देखिए ई के बाद यू है तो क्या ना पढ़ेंगे इसे? यूरोपियन। क्या पढ़ना है आपको? यूरोपियन। यूरोपियन नहीं पढ़ना है आपको, यूरोपियन। देखिए ई के बाद यू है तो समझ लीजिए, बस छोटा सा फंडा याद कर लीजिए कि ई के बाद डब्ल्यू होगा या ई के बाद यू होता है तो हम यू इसे पढ़ते हैं। क्या यूरोपियन यानी क्या आना चाहिए? एन यूरोपियन नहीं, ए यूरोपियन हो जाएगा। ये तो बात अच्छे से समझ आ गई। छोटा सा नियम याद रखिए कि ई के बाद डब्ल्यू या ई के बाद यू होगा तो हम इसे यू से पढ़ते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू के बाद ओ हो तो फिर हम उसे उड नहीं, ऊ नहीं पढ़ेंगे, उसे क्या पढ़ेंगे? वो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ लोग उड पढ़ते हैं, है ना, तो उड नहीं होता भाई, वो वुड होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला एक लकड़ी की मेज, तो क्या हो जाएगा? लकड़ी की मेज का तो मतलब ये वुडन टेबल नहीं है, इसे क्या पढ़ना है? वुडन टेबल नहीं, वुडन टेबल। यानी क्या पढ़ना है? वुडन टेबल। इसका मतलब वा से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर मैं इसका उच्चारण करूंगा तो वुडन, तो वा से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब का से ज्ञा में आएगा, तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए? ए आएगा। अगर मैं इसे पढ़ता उडन तो गलत हो जाता, फिर तो एन आ जाता, तो नियम गलत, नियम के हिसाब से गलत हो जाता। और कहीं ना कहीं गलती हो जाती भाई। इसी तरीके से इसे पढ़िए, देखिए WOLF, इसे क्या पढ़ेंगे? वोल्फ। क्या पढ़ेंगे? वुल्फ। वुल्फ यानी क्या पढ़ना है? वुल्फ, ना कि उल्फ। उल्फ नहीं पढ़ना है, वुल्फ पढ़ना है। वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। एक भेड़िया का मतलब ए वुल्फ। ये तो बात अच्छे से समझ आ गई। इसी तरीके से वाई के बाद ई हो तब भी उसे या से स्टार्ट करते हैं, जैसे एक साल। अब इसको ज्यादातर, साल का मतलब तो आप जानते हैं, YEAR को ज्यादातर उच्चारण क्या करा जाता है? ईयर। ईयर नहीं होता भैया, ये क्या होता है? ईयर। क्या पढ़ना है? ईयर। तो इसका मतलब इसके हिसाब से या है तो यहां पर क्या आना चाहिए? ए ईयर।
ईयर नहीं, ईयर। इसी तरीके से एक पीली कमीज, तो इसे क्या पढ़ना है, इसे हाँ भाई येलो, येलो शर्ट नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे, येलो शर्ट। येलो शर्ट नहीं, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है आपको, येलो शर्ट, यानी ये सही है। इस हिसाब से क्या आना चाहिए, यहां पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ए येलो और फिर क्या आ जाएगा भैया, शर्ट। आइए अगली बात देखते हैं। कुछ जगह हम एच नहीं पढ़ते, जैसे कई बार होता है हाउस और होम में तो पढ़ देते हैं, यानी ओ के पहले एच कब साइलेंट होता है, इस बात पे भी हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जैसे ये ऑनेस्ट लिखा है, अब याद रखिएगा ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे हम, हॉनेस्ट नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये हॉनरेरी नहीं है, ऑनोरेरी है। इसी तरीके से ये हॉनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है। इसी तरीके से ये हियर नहीं है, एयर है। एयर का मतलब वारिस। इसी तरीके से ये हावर नहीं है, ये आवर है। ये क्या है, हावर है। तो इन शब्दों को आप विशेष तौर पे याद रखें। तो बहुत अच्छे से हम समझ गए होंगे कि हमको इस नियम के आधार पर नहीं ध्यान देना है। बस छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शब्द के पहले हमको एन लगाना है, सबसे पहले हमको उच्चारण कर लेना है, फिर देखना है कि उसका जो पहला अक्षर है वो अगर छोटे आ से आहा से है तो हम एन लगाएंगे, अगर नहीं है, उससे नहीं है, तो फिर हम ए लगा देंगे। ये तो बात अच्छे से समझ आ गई होगी। और क्या क्या हमने ध्यान देना है कि ई के बाद डब्ल्यू हो या ई के बाद यू हो तो हम यू पढ़ते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू के बाद ओ हो तो फिर हम वो से पढ़ते हैं, जैसे वुडन पढ़ा, वुड पढ़ा, है ना, वुल्फ पढ़ा। और इसी तरीके से वाई के बाद ई हो तो फिर हम ई नहीं पढ़ेंगे, ऐसे क्या पढ़ेंगे, या से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला आपको सबसे जो ज्यादातर गलती में बोला जाता है वो है, इसे ईयर नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, ईयर। और कब हम कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर एच साइलेंट होता है, यानी ओ के पहले एच कब साइलेंट होता है, मैं आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए कि कैसे कब कब कौन सी चीजें नहीं पढ़नी, कहाँ कौन सी चीज पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। तो कब ये एच नहीं पढ़ना है, जैसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, हॉनरेबल नहीं पढ़ते, ऑनरेबल पढ़ते हैं ना। जैसा पढ़ेंगे उस हिसाब से इसका उच्चारण हो जाएगा। तो बेहतर आप पढ़ना सीख ले, गलती ना हो। आइए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी और देख लेते हैं कि हम कितने लायक हो गए हैं। जैसे पहला देखना है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या भरना है आपको, इसमें आपको ये भरना है कि ए या एन, इन दोनों में से कोई एक चीज लगा देनी है आपको भाई। अब यहाँ पर द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट, यानी बच्चों ने घोंसले में एक अंडा पाया या बच्चों को घोंसले में एक अंडा मिला। अब फिलहाल आपसे तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है कि आप इसमें से कौन सा भरना है आपको, तो आप ना ही इसका अनुवाद करिए और ना पढ़ने की कोशिश वहां पे करिए। जैसा आप, मैंने आपको छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, आपको ये भरना है तो जिसके पहले भरना है ये काम कर लेते हैं भाई। इसको पढ़ना क्या है भाई, इसको क्या पढ़ा जाएगा, हाँ भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, एग। इसको अगर उच्चारण करा जाए, करिए उच्चारण और उस हिसाब से पढ़ लेते हैं। इसको एग लिखा है ना भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, एग। हमने पढ़ लिया। इसका पहला जो अक्षर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए किसमें से आएगा, छोटे आ से। आ में आना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पर एन आना चाहिए। अच्छे से समझ गए आप। फिलहाल ये स्मॉल में भरिए भाई, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अनटिडी क्या लिखा है, सी इज अनटिडी गर्ल। फिलहाल इसका उच्चारण जब हमने करा तो क्या हुआ, अनटिडी। ये देखिए आ है, छोटा आया, मैंने बोला छोटे
आ से आहा में होगा, तो भाई क्या करना है हमको, एन लगा देना, लगा दीजिए, यहाँ पे एन आ गया। इसी तरीके से ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अब करा भरिए, तो इसको पढ़ेंगे इंडियन, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, पहला अक्षर ई से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है यूरोपियन, ये या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ई के हिसाब से छोटे या से आहा में है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरीके से ही इज एमएलए। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चालू करें तो एम एल ए, फिलहाल इतनी बात से मतलब नहीं था, हमको तो पहला ही अक्षर देखना है एमएलए। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ ना भाई, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, एन आ जाएगा। इसी तरीके से इट इज, इसको क्या पढ़ना चाहिए भाई, पढ़ने पे ध्यान देना है हमको। अभी मैंने बोला इसको क्या पढ़ने हैं, इसको आवर, हावर नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज हावर्स, नहीं, इसे क्या पढ़ना है आपको, आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो आ से पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर एन आना चाहिए, इट इज एन आवर्स। अगर आपने गलत पढ़ा होता तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, इट इज ए हावर्स। तो मेन है आपको पढ़ना सीख लेना है ना, उसी हिसाब से उच्चारण करना, उसी हिसाब से इसका प्रयोग कर देना, नहीं तो आप उलझते रह जाएंगे। एक छोटा सा नियम याद रखना, सब कुछ हो जाएगा आराम से। अब कह रहा आई हैव बॉट, अब इसे क्या मैंने बोला कि डब्ल्यू के बाद यू आ जाए, तो क्या पढ़ना है उसको, वुडन पढ़ना है ना, वू से स्टार्ट करना, वुडन चेयर। कह रहा आई हैव बॉट वुडन चेयर। अगर मैं से नहीं आता मुझको समझ में, अगर पढ़ना कैसे है, तो फिर उससे मैं क्या पढ़ने लग जाता, वुडन, वुडन नहीं पढ़ना है आपको, क्या हो जाएगा वुडन, तो हिसाब से क्या हो जाएगा, ए वुडन चेयर। इसी तरीके से यू आर, देखिए यहाँ पर मैंने भी बताया था आपको कि ऑनेस्ट पढ़ना है ना आपको, ना कि हॉनेस्ट। तो कह रहा है यू आर, अब अगर गलती से कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, यू आर हॉनेस्ट स्टूडेंट, नहीं हॉनेस्ट नहीं, यू आर ऑनेस्ट स्टूडेंट। ऑनेस्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे, एन, यानी यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। क्या क्या समझ आया आपको कि कब हमको ए और एन का प्रयोग किस आधार पे करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर उच्चारण गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इन उच्चारणों के आधार पे ये छोटा सा एक नियम याद रखना है, इस नियम के आधार पे आपको सारी बातें लगा देनी है। और अगले वीडियोस में नई बात के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे इस नियम के आधार पर प्रैक्टिस कर लीजिए और इन छोटी छोटी बातों को याद कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप आर्टिकल्स के लिए एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन और सबसे बड़ा डाउट दूर कर लीजिए कि आर्टिकल्स अपने आप में कोई अलग चैप्टर नहीं है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी संज्ञा कि हम पहचान अगर बताते हैं तो या तो हम उस संज्ञा के लिए निश्चित होते हैं कि हम भाई बहुत इस, जैसे मैं कहूं कि ये भाई पेन मेरा है, मैं इस पेन को अच्छी तरीके से जानता हूं, इसका मतलब इस पेन के बारे में मैं पहचान आपको बता रहा हूं ना कि ये मेरा ही पेन है, यानी इस चीज की पहचान मुझको मालूम है ना। अब जैसे मैं कहूं कि सुबह एक लड़का आया था, अब मुझको उस लड़के के बारे में नहीं मालूम है। अब मैं कहूं सुबह लड़का आया तो था, सपोज मेरे पड़ोसी का लड़का अगर मेरे घर आया था तो मैं कहूंगा भाई लड़का आया था, इसका मतलब उस लड़के के बारे में मुझको अच्छी तरीके से बात मालूम है, कौन है, क्या, कहाँ रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमको किसी संज्ञा को निश्चित करना हो या अनिश्चित करना हो, यानी किसी संज्ञा की पहचान बताने के लिए हमें
किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो वो शब्द हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि संज्ञा को निश्चित भी करना हो या अनिश्चित करना हो तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल्स होने चाहिए कि हमको निश्चित करना है क्या निश्चित करना है। तो इसका मतलब हम आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जब हमको निश्चित करना हो तो उसके लिए हम आर्टिकल्स दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। यही हमारा आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। जैसे दा का जो माने क्या दिया हुआ है, इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। इसको अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे कब दा पढ़ते हैं कब दी पढ़ते हैं। फिलहाल आज आपको ये जानना है कि इसका अर्थ क्या है। यही, जो, यही और कोई नहीं, या वही और कोई नहीं, ये किसके माने हैं? दा के। यानी जब हमको किसी संज्ञा को डेफिनेट बनाना हो, निश्चित करना हो या उसकी पक्की पहचान बतानी हो तो हमको किसका प्रयोग करना है? दा का। इसी तरीके से जब हमको संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी ना हो यानी पहचान अच्छे तरीके से ना मालूम हो तो हम उस संज्ञा के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए या एन का। इसी को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। और ये इसका जो अर्थ है वो क्या है? एक या कोई। अब फिर एक कंफ्यूजन आपके सामने और के साथ एक कोई गिनती वाला नहीं है। अगर गिनती वाला होता तो 1 2 3 4 कहता मैं आपसे। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लें कि एक का शाब्दिक अर्थ आखिर हिंदी में है क्या। तो सबसे पहले तो बात ये समझ लो, अगर गिनती गिनी जा रही है तो हमको 1 2 3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ए या एन का प्रयोग कर रहा हूं मैं आपके सामने। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लड़का यहाँ आया था, सुनहरी रात में एक चोर आया था, तो यहाँ पर एक शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये गिनती के लिए नहीं है, मैं उसको काउंटेबल नहीं बना रहा हूं। बस ये बात करी जा रही है कि जब हम किसी चीज के बारे में न जानते हो, अनिश्चित हो उस चीज के बारे में, तो उस सिचुएशन में हमारे मुंह से हमेशा हिंदी में एक निकलता है। यानी जैसे मैं कहूं एक बात सुनी है, अब भाई कौन सी बात सुनी है ये तो मालूम नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमको यानी किसका प्रयोग करना है? उस संज्ञा के पहले ए या एन का। तो हमको एक छोटी सी बात ये समझ आ गई है कि जब किसी संज्ञा की हमको पहचान बतानी होती है, यानी हम निश्चित हो जाए कि हम उस संज्ञा को यानी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हमको उसके पहले दा लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए? दा लगा देना चाहिए। और जब हम अनिश्चित होते हैं यानी हमको उसके संज्ञा के बारे में अच्छे से ना मालूम हो यानी कोई बात ढंग से ना मालूम हो तो हम उसके पहले क्या लगा देते हैं? ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। यानी अब इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हमको किसी संज्ञा की पहचान अच्छे से मालूम है तो हम दा लगाते हैं, नहीं पहचान मालूम है तो हम ए और एन का प्रयोग कर देते हैं उसके पहले। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 वाक्य लिखे हुए हैं, सिर्फ आर्टिकल्स का हेर फेर किया गया है। जैसे मैंने कहा आई सा ए बैगर, यहां पे मैंने बैगर के पहले ए लगाया यहां पर। और इसी तरीके से दूसरा मैंने वाक्य लिखा हुआ है आई सादा बैगर, यहां मैंने बैगर के पहले दा लगाया हुआ है। अब यहां पर ए लगाया, यहां पर दा लगाया, तो एक छोटी सी बात तो कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि भिखारी को नहीं जानते हैं इसके पहले ए लगाया, और अगर भिखारी को जानते हैं तो दा लगाया। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका अनुवाद कर लेते हैं, इसका देखते हैं अर्थ क्या निकल रहा। आई सा ए बैगर, मैंने एक भिखारी को देखा या मैंने कोई भिखारी को देखा। तो यहाँ पर कहने वाले ने जो ये वाक्य बोला है कि आई सा ए बैगर, इसका मतलब उसको उस भिखारी के बारे में कोई जान पहचान नहीं मालूम है, उसकी जान पहचान नहीं है, ना उसको जान मालूम है कि कहाँ रहता है, क्या नाम है, यानी इसको कुछ नहीं मालूम उस भिखारी के बारे में इसके पहले, इसीलिए उसने इसके पहले क्या लगाया? एक का प्रयोग करा है। इसी तरीके से आई सा द बैगर, इसका मतलब बैगर के पहले दा लगा, इसका मतलब वो उस भिखारी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए क्या लगाया गया है? दा लगाया गया। यानी अगर हमको किसी चीज के बारे में जानकारी है तो आप दा लगाइए, नहीं जानकारी है तो आप ए या एन का प्रयोग करिए। आइए एक अगला एग्जांपल देखते हैं। सिट इन ए कार, अब यहाँ पे मैंने कार के पहले ए लगाया है, यानी अगर मैं किसी से कहूं कि सिट इन ए कार यानी कार में बैठ जाओ, लेकिन मैंने यहाँ पर कार के पहले ए लगा दिया है,
तो इसका मतलब हुआ कि ना मुझे मालूम है किस कार में बैठाना है उसे, और ना सुनने वाले को मालूम है कि भाई किस कार में बैठना है। यानी कार की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, इसके पहले ए लगा दिया। इसी तरीके से सिट इन द कार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार के बारे में अच्छे से जानकारी है। कार के बारे में अच्छे से जानकारी, यानी सिट इन द कार, यानी कहने वाले को भी मालूम है भाई किस कार में बैठना है, सुनने वाले को भी मालूम है किस कार में बैठना है। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ आए। मैंने कहा ए बॉय केम हियर, अब यहां पर मैंने बॉय के पहले ए लगाया, यानी लड़के के बारे में मुझको जानकारी नहीं है कौन लड़का है, इसलिए मैंने ये लगाया ए बॉय केम हियर, यानी एक लड़का यहाँ आया था। अब कौन लड़का है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, मुझको कोई जानकारी, इसलिए मैंने क्या लगाया, ए लगाया। इसी तरीके से द बॉय केम हियर, अब यहाँ पे बॉय के पहले क्या लगाया है, द लगाया। इसका मतलब लड़के के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी है कि भाई वो लड़का कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या करता है, और यानी कहने वाले को भी मालूम है कि लड़का कौन है, तो और सुनने वाले को भी मालूम है कि लड़का कौन है, किस लड़के के बारे में बात करी जा रही है, इसलिए उसके पहले क्या लगाया गया है, द लगाया गया है। और अगर यही बात ए बॉय केम हियर में बात आपको समझ आ गई होगी, ए किस लिए लगाया गया, ना कहने वाले को मालूम है किस लड़के के बारे में बात करी जा रही है, कौन लड़का है, ना सुनने वाले को मालूम है किस लड़के के बारे में बात करी जा रही है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं। मैंने कहा कि ब्रिंग ए पेन, अब मैंने कहा एक पेन लाओ। अब इसका मतलब जो मेरी बात सुन रहा है वो इसको ये बात समझ आ रही है भाई इनको पेन के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा पेन ये मांग रहे, बस इनको पेन चाहिए, कोई भी पेन उठा के दे दिया जाए इनको। इसका मतलब मुझको भी नहीं मालूम भाई इतने सारे पेन है, कोई भी एक पेन दे दो भाई काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ब्रिंग ए पेन। अब मैं आपसे कहूं कि ब्रिंग द पेन, तो यानी इसका मतलब हुआ कि कहने वाले को मालूम है मुझे कौन सा पेन चाहिए, मुझको मालूम है कि मुझको कौन सा पेन चाहिए भाई, और सुनने वाले को मालूम है कि इनको कौन सा पेन चाहिए। तो इतने सारे पेनों में से वो मुझको वही पेन उठा के देगा जो मुझे चाहिए, या जो इसकी पहचान मुझे मालूम हो सकता है मेरा हो। तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि जब आपको संज्ञा की निश्चित पहचान बतानी होती है तो आप उसके पहले द लगाइए, और अगर आप उस बारे में अनिश्चित है, उस संज्ञा की कोई पहचान आपको नहीं मालूम है, तो आपको उसके पहले ए या इनका प्रयोग करना है। अब आप ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करेंगे और धीरे धीरे सारे वीडियोस को देखिए। पहले हम छोटी चीजें सीखेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ी चीजें सीखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिए।